से जरूर याद रखें। अगर एग्जाम में आता है डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ सेल किसे कहोगे, क्या आंसर जाएगा? न्यूक्लियस। क्यों कहा जाता है समझना। देखो यहां पर ये वाली लेयर जो ब्लैक कलर में बनाई है क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और ये स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस। बताओ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है या मेम्ब्रेन लेस? मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन होती है। यानी ये वाली जो लेयर है इसको आप यहां पर कहोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच में ये जितना भी स्पेस यहां पर प्रेजेंट है, बोलो इस स्पेस को क्या कहोगे? साइटोप्लाज्म। इसे आप यहां पर नाम दोगे साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी कह रही है साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल्यूलर एक्टिविटीज, एरेना मतलब प्लेस, एरेना मतलब जोन, यानी ऐसा एरिया, ऐसा प्लेस जहां पर सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं, क्या कहोगे? साइटोप्लाज्म है। एनसीईआरटी ने कहा है बेटा, याद रखना। यानी सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं मेनली कहां चलती है? साइटोप्लाज्म में। हम कहते हैं शुरुआत में सेल साइज में छोटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, सेल साइज में धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो सेल साइज में बड़ी हो रही है मतलब उसमें क्या बढ़ रहा है? साइटोप्लाज्म बढ़ता है। साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ता है तभी तो सेल की साइज में यानी सेल की ग्रोथ होती है, सेल साइज में बड़ी होती है। तो याद रखना सेल में सेल्यूलर एक्टिविटीज मेनली कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस को कहा गया कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल। कैसे कंट्रोल करता है समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। बताओ डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन सेल में कहां होता है? न्यूक्लियस में ही होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही होता है, सभी ने पढ़ा है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है ये पूछ रहा हूं। न्यूक्लियस के अंदर ही होगा या बाहर साइटोप्लाज्म में होगा, ये बताना है आपको। साइटोप्लाज्म में होता है। कितने स्टूडेंट कह रहे हैं साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसक्रिप्शन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट। 9 स्टूडेंट ने कहा ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में यानी न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आंसर दे रहे हैं न्यूक्लियस में होता है। शानदार आंसर आ रहे हैं। तो बेटा याद रखना रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। यानी एमआरएनए हो, आरआरएनए हो, टीआरएनए हो, कहां बनता है? अंदर। लेकिन बताओ ट्रांसलेशन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्यों नहीं हुआ? क्या ब्रेक हो गया? एक एक करके बताओ यार। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो ट्रांसलेशन बाहर होता है। अच्छा चलो ये बता दो फिर राइबोसोम बनता कहां है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। यानी राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती हैं स्मॉलर लार्जर न्यूक्लियस के अंदर बन रही है। तो फिर न्यूक्लियस में ही ट्रांसलेशन क्यों नहीं हुआ? जुड़ा नहीं होता है। वेरी गुड वेरी गुड। आपने पढ़ा है राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जुड़ती हैं Mg+2 की हेल्प से। सॉल्ट लिंकेज बॉन्ड होता है Mg+2 और Mg+2 की जितनी कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए वो न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं होती। इसलिए सब यूनिट बनती तो न्यूक्लियोप्लाज्म में है, जुड़ती कहां है? साइटोप्लाज्म में। इसलिए ट्रांसलेशन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। आ रही बात समझ में? तो याद रखना अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना।
एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहां आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इसका ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी, और आप जानते हो मोस्टली एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब एंजाइम कहां बन रहे हैं? साइटोप्लाज्म में, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में रोल प्ले कर रहे हैं। यानी साइटोप्लाज्म में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, जिन एंजाइम की हेल्प से हो रही है, उन एंजाइम के बनने की इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? न्यूक्लियस से। यानी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। किसे भेजकर? एमआरएनए। किसे भेजकर? एमआरएनए। इसलिए न्यूक्लियस को कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ सेल कह दो, कंट्रोलर ऑफ सेल कह दो, एक ही बात है। आया समझ में? इसे डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ सेल क्यों कहा गया? क्लियर हुआ? क्योंकि साइटोप्लाज्म में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। वहां जो साइटोप्लाज्म में एंजाइम बन रहा है, उसके बनने की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से आ रही है। बोलो क्लियर है सभी को? यहां पर इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। साइटोप्लाज्म, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट और साइटोप्लाज्म का सॉलिड पार्ट। साइटोप्लाज्म को फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है? लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को आप नाम दोगे साइटोसोल, इसी को कहा जाता है हाइलोप्लाज्म। टर्म याद रखना, लिक्विड पार्ट को क्या कहा गया? साइटोसोल, और इसी को क्या कहा जाता है? हाइलोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का सॉलिड पार्ट कहलाता है ट्रोफोप्लाज्म। सॉलिड पार्ट के लिए क्या टर्म यूज की गई? ट्रोफोप्लाज्म। लिक्विड पार्ट के लिए क्या टर्म यूज की गई? हाइलोप्लाज्म। सॉलिड पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में। एक तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स, या इसी को हम यहां पर कहेंगे सेल स्ट्रक्चर्स, और दूसरा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नॉन लिविंग मटेरियल। नॉन लिविंग मटेरियल, इसे आप नाम दोगे ड्यूटोप्लाज्म। तीन टर्म है, हाइलोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म, ड्यूटोप्लाज्म। बताओ हाइलोप्लाज्म किसे कहा गया? लिक्विड पार्ट। ट्रोफोप्लाज्म किसे कहा गया? सॉलिड पार्ट। और सॉलिड पार्ट में नॉन लिविंग मटेरियल, इसे नाम दिया गया ड्यूटोप्लाज्म। ये तीनों टर्म याद रहेंगी। अब देखो समझना बेटा, यहां पर याद रखने के पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना अच्छे से, एक ये वाला पॉइंट, मेन एरेना किसे कहा गया? साइटोप्लाज्म को, पूछे जा सकते हैं। और तीसरा सेल ऑर्गेनेल्स, यहां से दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में तीन कैटेगरी में यहां पर लिख रहा हूं। पहली कैटेगरी डबल मेम्ब्रेन बाउंड। एग्जाम्पल याद रखना, कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा है मेम्ब्रेनलेस, बता चुका हूं आपको, मेम्ब्रेनलेस। और तीसरा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। आंसर देना, बताओ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहां पर ये न्यूक्लियस भी लिखोगे बेटा, ठीक है? न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट आता है, क्रोमोप्लास्ट आता है, ल्यूकोप्लास्ट आता है। हम यहां पर मेनली क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, यानी MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज, MNC, ठीक है? M का मतलब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, N का मतलब न्यूक्लियस, C का मतलब क्लोरोप्लास्ट। याद रहेगा? एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे से याद रखना, एग्जाम में कई बार यहीं से पूछ लिया जाता है। अब आंसर देना, बताओ मेम्ब्रेनलेस, वेरी गुड, राइबोसोम, और बताओ सेंट्रियोल, और बताओ लाइसोसोम, वैक्यूल। लाइसोसोम मेम्ब्रेनलेस होता है क्या? अगर होता तो मैं बता देता ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस में। फूड ग्रेन्यूल,
इंक्लूजन बॉडीज, ईआर, ईआर मेम्ब्रेनलेस होती है। कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो दो स्ट्रक्चर और हैं, एक है बेसल बॉडी, सुना है क्या नाम, और तीसरा है, चौथा है न्यूक्लियोलस। बेसल बॉडी ये सीलिया फ्लेजिला का पार्ट होता है, यानी सीलिया फ्लेजिला जहां से निकलते हैं, जो इलोंगेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसे तो कहा गया सीलिया फ्लेजिला। जहां से निकलते हैं उस बेस पार्ट को कहा जाता है बेसल बॉडी। याद रखना बेटा, सीलिया फ्लेजिला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। सीलिया फ्लेजिला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, लेकिन बेसल बॉडी मेम्ब्रेनलेस है। बेसल बॉडी सीलिया फ्लेजिला का पार्ट है। सीलिया फ्लेजिला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन बेसल बॉडी क्या है, मेम्ब्रेनलेस, क्योंकि बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है सेंट्रियोल। बेसल बॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस होता है, बेसल बॉडी भी क्या होगी, मेम्ब्रेनलेस। बेसल बॉडी पार्ट किसका है, सीलिया फ्लेजिला। सीलिया फ्लेजिला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन बेसल बॉडी मेम्ब्रेनलेस है। इसे कौन बना रहा है, सेंट्रियोल। याद रहेगा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस, और इसी को कहा जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। क्या कहा जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री। तो ये चार स्ट्रक्चर हैं, याद रखना, बोलो कौन कौन सी, राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस। आरबीसीएन, आरबीसी पर मेम्ब्रेन नहीं, आरबीसी पर मेम्ब्रेन नहीं, लेकिन ये वो आरबीसी नहीं है, उस पर तो मेम्ब्रेन है। यहां पर आरबीसी, बोलो आर का मीनिंग क्या होगा, राइबोसोम, बी का मीनिंग क्या होगा, बेसल बॉडी, सी का मीनिंग सेंट्रियोल, एन का मीनिंग न्यूक्लियोलस। बोलो याद रहेगा। तो देखो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड आपको बता दिया, मेम्ब्रेन लेस आपको बता दिया। अब जो बचे हैं वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये आप खुद लिखना, तो लिखो जल्दी और मुझे बताओ क्या क्या लिखा।
लिख लिया सभी ने? नॉन नॉन लिविंग मटेरियल जिसको हम ड्यूटोप्लाज्म कह रहे हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में कुछ रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है, रिजर्व मटेरियल, कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसका सेल एक्सक्रीशन करती है, जैसे रेजिन, टैनिन, गम वगैरह होते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। सिक्रेटरी मटेरियल जैसे प्लांट में नेक्टर का सिक्रीशन होता है, तो सेल में कुछ रिजर्व मटेरियल भी होते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल भी होते हैं, कुछ सिक्रेटरी मटेरियल्स भी होते हैं। ये नॉन लिविंग पार्ट होता है साइटोप्लाज्म में, जिसको कहा जाता है ड्यूटोप्लाज्म। आपने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड के एग्जांपल लिख लिए क्या? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड यहां पर लिख लिए? हाँ, सीलिया फ्लेजिला भी आएगा। क्या क्या लिखे आपने यहां पर? गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइजोसोम, वैक्यूल, सीलिया, फ्लेजिला, माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी भी आएगा बेटा, माइक्रोबॉडी लिखना। हाँ, सेंट्रोजोम तो ये हो गया ना, सेंट्रियोल वाला पार्ट ही है। सेंट्रोजोम सेंट्रियोल एक ही बात है बेटा, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिए क्या बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड के एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, वैक्यूल, सीलिया, फ्लेजिला, माइक्रोबॉडीज। लिख लेना सभी ने? वेरी गुड। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखना, सेल वॉल। कौन से 4 पॉइंट? ये सेल वॉल के लिए ही है बेटा, मैंने पहले से लिख दिया, यहाँ पर जगह थी तो मैंने लिख दिया। अब देखो, हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस तैयार कर ली है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सेल बाउंड्री। बाहर वाली लेयर क्या है? सेल वॉल, यानी पहले सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, यानी पहले सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, और फिर सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे। फाइनल सेल ऑर्गेनेल हमारा रहेगा न्यूक्लियस, यानी जिस दिन न्यूक्लियस पढ़ लेंगे सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर सभी को? तो लिखो पहला सेल वॉल, हेडिंग लिख लेना सेल वॉल। पॉइंट लिख लो इसमें, पहला पॉइंट, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉल को डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। सेल को भी डिस्कवर इसी ने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और सेल वॉल को भी रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया, यानी सेल डिस्कवरी के दौरान इसे जो नॉन लिविंग पार्ट दिखाई दिया था, वो नॉन लिविंग पार्ट क्या था? सेल वॉल। तो सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक। अब देखो, सेल वॉल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इन प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करेंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ। देखो सुनते जाना। सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, थिन लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? थिन। जबकि सेल वॉल कैसी है? थिक लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक नेचर की होती है, जबकि सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है। याद रखना, सेल मेम्ब्रेन लिविंग लेयर होती है, जबकि सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग लेयर। और सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जबकि सेल वॉल कैसी है? परमिएबल होती है। 4 तरह की मेम्ब्रेन होती है बेटा, 4 तरह की लेयर पाई जाती है। परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट सोल्यूट दोनों पास होंगे, ऐसी लेयर को आप कहोगे परमिएबल है।
इम्परमिएबल, ना तो सॉल्वेंट पास होगा ना ही सोल्यूट पास होगा, क्या इम्परमिएबल है। सेमी परमिएबल, ओनली सॉल्वेंट पास होगा, सोल्यूट पास नहीं होगा। और बताओ सेलेक्टिवली परमिएबल, सॉल्वेंट के साथ साथ सेलेक्टेड सोल्यूट भी पास होता है, ऐसी लेयर कहलाती है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये आपको पढ़ाया जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है ना। यहां पर तो आप ये याद रखें, देखो सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल होती है परमिएबल और सेल मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर सभी को। बताओ एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट होती है। प्रेजेंट इन, बोलो किन किन में पाई जाती है? प्लांट सेल, बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई। क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? लेकिन कौन सा बैक्टीरिया जिसमें एब्सेंट है? माइकोप्लाज्मा। लास्ट क्लास में बताया आपको, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लियर सभी को। कंपोजिशन याद रखना बेटा, प्लांट सेल में सेल वॉल का कंपोजिशन होता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। अब देखो आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया है, बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया है, तो कुछ पूछ लिया जाए। पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया। ऑनलाइन स्टूडेंट भी आंसर देंगे बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट भी आंसर देंगे। खड़े होना। सेल्यूलोज क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। सोच समझ के आंसर देना। कार्बोहाइड्रेट है? अच्छा ऑप्शन पढ़ रहे हो। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। लिपिड है? अच्छा आप बताओ। कार्बोहाइड्रेट है? आप बताओ बेटा। कार्बोहाइड्रेट है। लास्ट स्टूडेंट, पास वाला स्टूडेंट, वो बोला इसलिए बोले हो या पता है? पता है। तो चलो ये बताओ कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है? हाँ पॉलीसेकेराइड याद है या तुक्का मार रहे हो? देखो ऑनलाइन स्टूडेंट के तो आंसर आ रहे हैं, धमाधम आंसर आ रहे, एकदम सही, मजा आ रहा है। आप बताओ बेटा, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड? मोनोसेकेराइड। आप बताओ। पॉलीसेकेराइड। इधर लास्ट, लास्ट स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड। याद रखना सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है और पॉलीसेकेराइड होता है। बैठो, बैठ जाओ। नेक्स्ट है हेमीसेल्यूलोज। आपको ये मत सोच लेना यहां भी सेल्यूलोज यहां भी सेल्यूलोज, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट था, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। सोच समझ के आंसर देना, गलती नहीं होनी चाहिए। खड़े होना बेटा। हेमीसेल्यूलोज क्या है? ऑप्शन वही है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट है? अच्छा आप बताओ। कार्बोहाइड्रेट? आप बताओ। कार्बोहाइड्रेट है। ये तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है? हाँ पॉलीसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है। बताओ पॉलीसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है या मोनोसेकेराइड है? ओलिगोसेकेराइड है। आप बताओ बेटा। नहीं पता है, आप बताओ। हाँ ओलिगोसेकेराइड। आप बताओ थर्ड नंबर, ओलिगोसेकेराइड। कितने स्टूडेंट कह रहे हैं ओलिगोसेकेराइड है? कई सारे स्टूडेंट है जो कह रहे हैं ओलिगोसेकेराइड है। बैठ जाओ। हेमीसेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन पॉलीसेकेराइड होता है। कैसा होता है? पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड नहीं है बेटा। कैसा है? पॉलीसेकेराइड। देखो आंसर आ रहे हैं स्टूडेंट के, धमाधम पॉलीसेकेराइड लिखे जा रहे हैं। अगला है पेक्टिन। पेक्टिन किसका नंबर नहीं आया? हाँ खड़े होना। पेक्टिन क्या है?
कार्बोहाइड्रेट है, हेट्रोपोलीसेकेराइड है। अच्छा, आप बताओ पेक्टिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सोच लो बेटा, पेक्टिन प्रोटीन मिलता जुलता है। देखो यहां भी मिलता जुलता था, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज, तो दोनों कार्बोहाइड्रेट निकले। यहां मिलता जुलता है पेक्टिन प्रोटीन, तो हो सकता है ये प्रोटीन हो। हाँ, तो सोच समझ के आंसर देना। उसने कार्बोहाइड्रेट बोला तो आप भी कार्बोहाइड्रेट नहीं, पता है ना आपको कार्बोहाइड्रेट है पक्का। चलो देखते हैं, आप बताओ पेक्टिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आप बताओ बेटा। हाँ, पीछे वाला स्टूडेंट, पेक्टिन क्या है? नहीं पता है। सही बात है, नहीं पता तो नहीं पता। आप बताओ पेक्टिन क्या है? नहीं पता है। कार्बोहाइड्रेट बोलोगे, कौन सा कार्बोहाइड्रेट बोलोगे? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड? चौथे ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट के सही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा। एक स्टूडेंट ने प्रोटीन आंसर भी दिया है। याद रखना, पेक्टिन ये भी कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, बैठ जाओ, सही बोला था, पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन क्या है? ये तो प्रोटीन होता है, सबको पता है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, ये प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोजिशन होता है। और याद रखना, इन चारों में भी मेन कंपोजिशन क्या होगा? सेल्यूलोज, या मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज होता है। बात की जाए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पर सेल वॉल पाई जाती है, बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन यानी पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमाइनो एसिड। पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन। सभी को पता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, ये भी मैंने आपको बता दिया, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट आता है एल्गी। इसे जरूर याद रखें, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कंपोजिशन याद रखना, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। दो टर्म आ गई है, चारों ऑप्शन नहीं है, इन चारों से मिलकर बनती है एल्गी की सेल वॉल। हाँ, चारों आएंगे ना बेटा। मेनली ये मिलता है, मेन कंपोजिशन लिख रहा हूं मैं आपको, वेरिएशन मिल सकते हैं बेटा, अलग अलग एल्गी में एक आध कंपाउंड आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मेन कंपोजिशन है वो बताया है। अभी आपको प्लांट सेल वॉल का कंपोजिशन बताऊंगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगे, लेकिन यहां पर जो मैं लिख रहा हूं वो मेन पार्ट लिखा जा रहा है, मेन कंपोजिशन। अब यहां पर गैलेक्टेंस और मेनन्स दो नई टर्म आ गई है, पूछ लिया जाए। वेरी गुड, खड़े होना। गैलेक्टेंस और मेनन्स क्या है? ऑप्शन वही है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। पता नहीं है। अब बताओ, आज बर्थडे आपका? नहीं है। गैलेक्टेंस और मेनन्स क्या है? बताओ बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट भी आंसर देंगे। गैलेक्टेंस, मेनन्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। जल्दी बता दो क्या आंसर है। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। एक स्टूडेंट ने लिपिड भी आंसर दिया है और एक ने तो न्यूक्लिक एसिड आंसर दे दिया। दो स्टूडेंट ने न्यूक्लिक एसिड कहा है। बेटा न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए आरएनए। क्या ये डीएनए आरएनए है? नहीं है। याद रखना, गैलेक्टेंस और मेनन्स ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं। और कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं? नहीं, पॉलीसेकेराइड है बेटा, ये भी पॉलीसेकेराइड है। बैठो, आपने बायोमोलिक्यूल में जब पॉलीसेकेराइड पढ़ा होगा, वहां पर बताया होगा पॉलीसेकेराइड में जनरली सफिक्स एन होता है।
GLN जिन्हें ग्लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। तो गैलेक्टोज सिंगल यूनिट है गैलेक्टोज, कई सारी गैलेक्टोज एक चेन में अरेंज हो गई है, पॉलीसेकेराइड बन गया है, क्या कहा गया, गैलेक्टेंस। सिंगल यूनिट है मेनोज, कई सारे मेनोज एक चेन में अरेंज हो गए हैं, पॉलीसेकेराइड बन गया है, क्या कहोगे, मेनन्स हैं। तो ये क्या है, तीनों यहां पर कार्बोहाइड्रेट हैं, और कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीसेकेराइड। क्लियर सभी को। अगला है फंजाई। फंजाई की सेल वॉल बोलो किसकी बनी होती है, काइटिन की। वेरी गुड, सभी जानते हैं काइटिन। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज के जो मेंबर हैं इनमें सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। एल्बुगो म्यूकर वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पर ओमाइसिटीज में सेल्यूलोज आपको मिलता है, यानी ये एक्सेप्शन रहेगा। बाकी फंगस में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बस काइटिन क्या है, ऑप्शन वही है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट है, पक्का, पक्का, वेरी गुड। काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट होता है। यहां पर इन सभी का कंपोजिशन बोलो क्लियर है सभी को। यानी सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है, एल्गी में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, कुछ प्रोटिस्टा हैं जिनमें भी प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्ट डाइटम में होती है, वेरी गुड। डाइनोफ्लेजिलेट में भी होती है, डाइनोफ्लेजिलेट में भी होती है, डाइटम में भी होती है। बताओ यूग्लिना में सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट, एब्सेंट। स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट, जनरली एब्सेंट। क्या कहोगे, जनरली एब्सेंट। उसमें जब स्पोर बनता है रिप्रोडक्शन के दौरान, उसमें जब स्पोर बनता है उस स्पोर पर सेल वॉल देखी गई है, लेकिन जनरली आप क्या कहोगे, एब्सेंट होती है। तो डाइनोफ्लेजिलेट डाइटम्स में प्रेजेंट। युग्लिना के बारे में एक पॉइंट आप याद रखना, जब आप नोट करोगे तो इससे नीचे की तरफ लिखना है, ये आपने लिखा, उससे नीचे की तरफ स्पेशल पॉइंट में लिख लेना युग्लिना। युग्लिना प्रोटिस्ट होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन लेयर पाई जाती है, इसे कहा जाता है पेलिकल। सुना है क्या नाम, पेलिकल। पेलिकल फ्लेक्सिबल लेयर है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर है पेलिकल, जो युग्लिना की मूवमेंट में हेल्प करती है। याद रखना, युग्लिना फ्लेजिला की हेल्प से मूव करता है। इसकी हेल्प से, फ्लेजिला। पेलिकल भी मूवमेंट में हेल्प करती है क्योंकि फ्लेक्सिबल लेयर होती है। तो याद रखना, युग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट है, उसकी जगह पर क्या मिलेगी, प्रोटीन लेयर, जिसको क्या नाम दिया गया, पेलिकल। ये थोड़ा सा प्लांट डाइवर्सिटी का पार्ट भी मैं साथ साथ ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझ में। इसको लिख लो बेटा पहले, और जिन्होंने लिख लिया है वो हेडिंग लिखना, लेयर्स ऑफ सेल वॉल। लेयर्स ऑफ सेल वॉल, और ये डायग्राम बना लेना।
डायग्राम में लेयर काउंट कर लेना बेटा। सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल की 3 लेयर, और सबसे अंदर टर्शरी सेल वॉल। ठीक है, 5 लेयर हैं, और अंदर की तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 5 लेयर काउंट करके बना है। अब विजिबल है बेटा? हाँ, ये पीसीडब्ल्यू, एचसीडब्ल्यू, टीसीडब्ल्यू, इनकी कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगा यहाँ पर, तो ऐसे टेबल की फॉर्म में लिख लेना। यहां तक सभी ने लिख लिया क्या? ये युगलिना तक पूरा पोर्शन लिख लिया, मिटा दिया जाए। लिख लिया क्या बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये डायग्राम बन गया। अब इस तरह से पीसीडब्ल्यू, एससीडब्ल्यू, टीसीडब्ल्यू, ठीक है, इनके पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। सभी ने डायग्राम बना लिया बेटा? कितने स्टूडेंट बना रहे हैं अभी? जल्दी बनाओ। जिन्होंने बना लिया ठीक है, वहीं तक रुक जाओ बेटा, अभी ये मत लिखो आप। समझना, लेयर्स ऑफ सेल वॉल। देखो यहां पर मैंने 2 प्लांट सेल बनाई है, ठीक है। इस तरफ जो लेयर्स हमने बनाई है, सेम लेयर्स आपको इधर भी मिलेंगी, लेकिन हमने एक ही तरफ बना लिया, हमें लेयर समझनी है, ठीक है। एक ही तरफ बना लिया है। 2 सेल मैंने यहां पर इसलिए बनाई है क्योंकि हमें ये कॉमन लेयर भी समझनी है, जिसको क्या कहा जाता है? मिडिल लेमिला। आ रही बात समझ में? मिडिल लेमिला का पाया जाना
बोलो, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है या मल्टी सेल्यूलर? मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मिडिल लेमिला नहीं होगी, क्योंकि मिडिल लेमिला बनने के लिए 2 सेल चाहिए। ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है प्राइमरी सेल वॉल, इसे आप शॉर्ट में कहोगे पीसीडब्ल्यू। अंदर की तरफ होती है सेकेंडरी सेल वॉल, जिसकी 3 लेयर पाई जाती है, S1, S2, S3। याद रखना, बाहर वाली लेयर S1 है, उससे अंदर वाली लेयर S2 है, और उससे अंदर वाली लेयर S3 है। तो 3 लेयर से मिलकर बनी है सेकेंडरी सेल वॉल। तो कंपेयर किया जाए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बताओ तीनों में से थिक कौन सी होगी? सेकेंडरी, क्योंकि 3 लेयर की बनी है, तो तीनों में थिक लेयर होगी सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे अंदर की तरफ होती है टर्शरी सेल वॉल। याद रखना, टर्शरी सेल वॉल सभी सेल में नहीं पाई जाती, ये आपको मिलेगी ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में। कहां मिलती है? ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी रेयरली प्रेजेंट होती है टर्शरी सेल वॉल। प्राइमरी, सेकेंडरी सभी में मिलेगी, टर्शरी रेयरली प्रेजेंट होती है, ये आपको मिलती है जिम्नोस्पर्म की ट्रेकिड सेल में। कहां पर मिलती है? जिम्नोस्पर्म की ट्रेकिड सेल। ट्रेकिड क्या होता है बेटा? जाइलम का एलिमेंट है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वहां पर मिलती है टर्शरी सेल वॉल। अंदर की तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये आप सभी जानते हो। अब इन लेयर के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट है, वो आप यहां पर लिखें बेटा। पीसीडब्ल्यू के बारे में पहला पॉइंट लिखो, पीसीडब्ल्यू प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इस तरह से टेबल की फॉर्म में कर लेना, पीसीडब्ल्यू, एससीडब्ल्यू, टीसीडब्ल्यू। पीसीडब्ल्यू में पहला पॉइंट लिखें, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर होती है प्राइमरी सेल वॉल। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट लिखें, थिन एंड इलास्टिक। सेकंड पॉइंट लिखें, थिन एंड इलास्टिक। देखो, थिन होती है, इलास्टिक होती है। चलो एक पॉइंट और लिख लो पहले, फिर इसको हम समझेंगे। प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल, प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी जब प्लांट सेल में डिवीजन होता है, प्लांट की जो पेरेंट सेल होती है, उसमें जब डिवीजन होता है तो डॉटर सेल बनती है, यानी जो नई सेल बनती है उन्हें आप कहते हो मेरिस्टेमेटिक सेल है। क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक सेल। शुरुआत में साइज में छोटी होगी, धीरे धीरे साइज में बड़ी होगी, साइज बड़ी करनी है, साइज में बड़ी होगी। तो अगर मेरिस्टेमेटिक सेल के सराउंडिंग मिलने वाली सेल वॉल अगर रिजिड हो, तो क्या सेल साइज में ग्रो कर पाएगी? नहीं। तो शुरुआत में जो मेरिस्टेमेटिक सेल बनती है, उन पर सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है। कौन सी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल, जो कैसी होती है? थिन एंड इलास्टिक। इलास्टिक है मतलब फैलने की एबिलिटी है, ग्रोथ की कैपेबिलिटी है। आ रही बात समझ में? इस वजह से जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है वो साइज में धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, और जैसे ही वो मेच्योर सेल में कन्वर्ट होती है, याद रखना, मेच्योर सेल में प्राइमरी सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी। क्या मिलती है? सेकेंडरी सेल वॉल, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर होती है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल कैसी है? इलास्टिक। तो बताओ, मेरिस्टेमेटिक सेल में प्राइमरी सेल वॉल मिलनी चाहिए या सेकेंडरी? प्राइमरी। क्लियर सभी को? थिन होती है, इलास्टिक होती है, ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है, और किसमें पाई जाती है? मेरिस्टेमेटिक सेल में। अगला पॉइंट लिख लो, absent in mature cell, absent in mature cell। जहां पर आपने लिखा ना थिन एंड इलास्टिक, वहां ब्रैकेट में भी लिख लेना बेटा कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, इससे आपको याद रहेगा कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। जहां पर इलास्टिक लिखा है उसके पास ब्रैकेट में लिख लो कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की कैपेबिलिटी है प्राइमरी सेल वॉल में, मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रेजेंट, मैच्योर सेल में एब्सेंट। लिख लो मेड अप ऑफ, लास्ट पॉइंट है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन।
सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। मेन कंपोनेंट यही है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में लिखें, एससीडब्ल्यू के बारे में लिखो। पहला पॉइंट, थिक एंड रिजिड, थिक एंड रिजिड, थिक एंड रिजिड, हार्ड होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। बताओ मेरिस्टेमेटिक सेल पर प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। लिख लो एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल। अगली लाइन में लिखना प्रेजेंट इन मेच्योर सेल, यानी जब सेल मेच्योर हो रही होती है उस दौरान प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होती चली जाती है और उसके अंदर की तरफ क्या बनने लग जाती है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट, मेच्योर सेल में प्रेजेंट। कितनी लेयर की बनी है? 3। कौन कौन सी? S1, S2, S3। बाहर की तरफ कौन सी है? S1। उससे अंदर की तरफ S2, सबसे अंदर की तरफ S3। अगर आपसे थिकनेस का ऑर्डर पूछा जाए तो आप आंसर दोगे S2 ग्रेटर देन S1 ग्रेटर देन S3, 2 1 3। इस तरह याद रखना। इन लेयर की थिकनेस का ऑर्डर भी बताया गया है, S2 ग्रेटर देन S1 ग्रेटर देन S3, यानी 2 1 3 आप याद रखें। लास्ट पॉइंट लिख लो, मेडअप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेम कंपोजिशन रहेगा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। टीसीडब्ल्यू के बारे में लिखना, टर्शरी सेल वॉल found only in tracheids of gymnosperm, found only in tracheids of gymnosperm। जिम्नोस्पर्म की ट्रेकिड्स में टर्शरी सेल वॉल देखी गई है, ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। और इसमें एक पॉइंट और लिख लो, मेडअप ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड जाइलन। बोर्ड पर लिखा है XYLAN, मेडअप ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड जाइलन। सेल्यूलोज नहीं होता है यहां पर, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज एंड जाइलन। बताओ ये जाइलन क्या है? ऑप्शन वही है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड पक्का? हाँ पॉलीसेकेराइड है, सफिक्स एन आ रहा है ना, गैलेक्टन, मेनन, जाइलन, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है। अब आपसे पूछा जाए, बताओ तीनों लेयर में से कौन सी लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोजेस्ट होती है? टर्शरी सेल वॉल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोजेस्ट कौन सी है? ये थोड़ी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आंसर दे रहा है S1। S1 मतलब ये बाहर वाली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ रहे हो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही अंदर की तरफ, इसके क्लोजेस्ट कौन सी लेयर है? टर्शरी सेल वॉल। ये आपके बिगनर बॉक्स में भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखना बेटा। अगर टर्शरी सेल वॉल ऑप्शन में दिया है तो प्रायोरिटी टर्शरी सेल वॉल को ही दोगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंडरी सेल वॉल आंसर जाएगा, क्योंकि टर्शरी सेल वॉल रेयरली प्रेजेंट होती है। क्लियर सभी को? अब आप मिडिल लेमिला के बारे में पॉइंट लिख लो, जहां आपने डायग्राम बनाया है। अगर वही जगह है तो यहीं पर लिख लेना, और अगर नहीं है जगह तो आप नीचे लिख लेना। 1-2 पॉइंट है, 2 पॉइंट आएंगे बस। मिडिल लेमिला डेफिनेशन लिख लो, कॉमन ऑब्लिक सीमेंटिंग, कॉमन ऑब्लिक, ऑब्लिक करके लिखना, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 एडजेसेंट प्लांट सेल। इसे कॉमन लेयर भी कहा गया, सीमेंटिंग लेयर भी कहा गया। क्या बोल बेटा? कॉमन ऑब्लिक सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 एडजेसेंट प्लांट सेल, यानी 2 पास पास वाली प्लांट सेल के बीच कॉमन लेयर है, सीमेंटिंग लेयर है, 2 सेल को जोड़ रही है, इसलिए कहा गया सीमेंटिंग लेयर। और इसे क्या नाम दिया है? मिडिल लेमिला। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा लेना, मेडअप ऑफ
हाँ, मेडअप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। टीसीडब्ल्यू बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, क्लोजेस्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछा जाए आंसर जाएगा टीसीडब्ल्यू। टर्सरी सेल वॉल सबसे क्लोजेस्ट होती है ना, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके क्लोजेस्ट कौन सी है, टर्सरी सेल वॉल। ये पूछा था। क्या लिखा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। आपसे पूछा जाए बताओ कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम में से होगा, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट में से ज्यादा क्या होगा, तो आंसर जाएगा कैल्शियम पेक्टेट ज्यादा होता है। कैल्शियम पेक्टेट यहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, मिडिल लेमिला, ठीक है मिडिल लेमिला हो गया। कॉमन लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल इसकी बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। याद रखना बेटा, मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उस दौरान मिडिल लेमिला बनती है। और जैसे ही मिडिल लेमिला कंप्लीट हो जाती है, यानी दो सेल बन गई है, यानी सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, तभी तो कहा गया सीमेंटिंग लेयर या कॉमन लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। मिडिल लेमिला का बनना ही यहां पर इंडिकेट कर देता है कि दो सेल बन चुकी है, सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो याद रखना मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन कब होता है, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। क्लियर है सभी को, बोलो यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है। अब आप हेडिंग लिखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, और जितना मैंने लिखा है ये एज इट इज लिख लो, पूरा नोट कर लो यहां तक। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल की जो लेयर है अंदर से किस तरह से दिखाई देती है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है, वो हमें यहां पर समझना है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। नॉन सेल्यूलोजिक मटेरियल्स, वो लिख लिया, बना लो। प्लाज्मोडेस्मेटा का डायग्राम भी बना ले सभी।
लिख लिया? प्लाज्मोडेस्माटा लिख लिया आपने? हेडिंग तो लिख ली होगी। चलो पहले समझ लो, फिर डायग्राम बना लेना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के पार्ट को हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। देखो ये रही प्लांट सेल, ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, और ये ब्लैक कलर वाली सेल वॉल। इसके इतने पार्ट को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, एनलार्ज करके देखा, तो अंदर जो अरेंजमेंट मिलता है सेल वॉल की इंटरनल स्ट्रक्चर में, आपको दो पार्ट दिखाई देंगे। दो पार्ट दिखाई देंगे, एक तो क्या है स्केलेटन और दूसरा है मैट्रिक्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर में जो बनाई है, ये बनी होती है सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। यानी जो स्केलेटन बना हुआ है, ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ये किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के। यानी आपसे पूछा जाए सेल वॉल में स्केलेटन किसका बना होता है, क्या आंसर जाएगा? सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी किसकी बनी है? सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल। स्केलेटन के बीच में यहां पर जो मटेरियल भरा हुआ है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में आते हैं नॉन सेल्यूलोजिक मटेरियल, क्योंकि सेल्यूलोज तो क्या बना रहा है? माइक्रोफाइब्रिल। सेल्यूलोज क्या बना रहा है? माइक्रोफाइब्रिल। सेल्यूलोज के अलावा जो भी सेल वॉल कंपोनेंट है वो सब क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स। कहा गया नॉन सेल्यूलोजिक मटेरियल है। तो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल ने इस तरह से स्केलेटन बना दिया, और उसके बीच में हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन प्रोटीन डिपॉजिट हो गए। किस फॉर्म में? मैट्रिक्स की फॉर्म में। क्या बन गई? सेल वॉल। आ रही बात समझ में? याद रखना, ये जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है, लेकिन सेल्यूलोज को बनाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल्यूलोज को कौन बना रही है? सेल मेम्ब्रेन। याद रखना, सेल्यूलोज का सिंथेसिस सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन में एंजाइम प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज सिंथेज। तो एंजाइम कहां प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन भी कौन करेगी? सेल मेम्ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाए बताओ सेल्यूलोज कौन बना रही है, आंसर दोगे सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल का कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, लेकिन सेल्यूलोज का सिंथेसिस कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। याद रखना। इधर है हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन। मैंने आपको मेन कंपोनेंट बताए थे पहले, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। कुछ सेल वॉल में लिग्निन का भी डिपोजिशन होता है, कुछ सेल वॉल में क्यूटिन एंड सुबेरिन का भी डिपोजिशन देखा गया है, जिन्हें आप पिट्स कहते हो, पिट्स। लेकिन पिट्स अब सिलेबस में नहीं है बेटा, पहले पढ़ाए जाते थे। आप याद रखना, टोटल कंपोजिशन सेल्यूलोज मिलेगा, हेमीसेल्यूलोज मिलेगा, पैक्टिन, लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन एंड प्रोटीन मिलेगा। क्लियर है? बताओ सेल्यूलोज का सिंथेसिस कौन कर रही है? सेल मेम्ब्रेन। हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन, इन्हें बनाती है प्लांट गोल्जी बॉडी। इनका सिक्रीशन करती है प्लांट गोल्जी बॉडी, और प्लांट गोल्जी बॉडी को कहा जाता है डिक्टियोसोम। प्लांट गोल्जी बॉडी का नाम याद रखना, क्या नाम दिया गया? डिक्टियोसोम। याद रहेगा। ये जो क्यूटिन एंड सुबेरिन है, ये सेल वॉल के लिपिड पार्ट होते हैं। कैसे पार्ट है? लिपिड पार्ट। क्यूटिन और सुबेरिन दोनों लिपिड हैं बेटा। लिपिड का सिंथेसिस करती है एक माइक्रोबॉडी जिसका नाम है स्फेरोजोम। सुना है क्या? आपने पेरोक्सिसोम तो सुना होगा, ग्लाइओक्सिसोम भी सुना होगा, एक स्फेरोजोम होता है बेटा। माइक्रोबॉडी के 3 एग्जांपल होते हैं, स्फेरोजोम, ग्लाइओक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। इन तीनों में से ये क्यूटिन एंड सुबेरिन जो सेल वॉल का लिपिड पार्ट है, इसे कौन बनाती है? स्फेरोजोम, जो क्या है? एक माइक्रोबॉडी है। याद रखना, इनका सिंथेसिस कौन कर रहा है? पूछा जाता है। सेल्यूलोज का सिंथेसिस सेल मेम्ब्रेन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन का सिंथेसिस प्लांट गोल्जी बॉडी डिक्टियोसोम, क्यूटिन सुबेरिन का सिंथेसिस माइक्रोबॉडी स्फेरोजोम। बताओ प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री सेल में क्या है? राइबोसोम। कहीं पर भी प्रोटीन बनेगी राइबोसोम ही बनाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये
सिक्रीशन कहां से हुआ, सिंथेसिस कौन कर रहा है, स्केलेटन क्या है, किसका बना है, मैट्रिक्स क्या है, किसका बना है। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को। अब यहां पर प्लाज्मोडेस्मेटा लास्ट पॉइंट है, लिख लो पहला पॉइंट इसमें। प्लाज्मोडेस्मेटा टर्म वाज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। ये वो बर्गर नहीं है जो आप खाते हो। स्ट्रासबर्गर एंजियोस्पर्म में भी 2 बार आया था। एक तो पॉलीगोनम टाइप डेवलपमेंट स्ट्रासबर्गर ने देखा था, और दूसरा ट्रू फर्टिलाइजेशन भी स्ट्रासबर्गर ने देखा था। कौन से प्लांट में? मोनोट्रापा। मोनोट्रापा। डबल फर्टिलाइजेशन किसने देखा था? नवास्चिन ने। कौन से प्लांट में? लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। वेरी गुड, ठीक है, याद रखना। स्ट्रासबर्गर ने प्लाज्मोडेस्मेटा टर्म दी थी। डेफिनेशन लिख लो, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। तो बताओ प्लाज्मोडेस्मेटा यूनिसेल्युलर का कैरेक्टर होगा या मल्टीसेल्युलर? मल्टीसेल्युलर, 2 सेल के बीच का कनेक्शन है, यानी मल्टीसेल्युलर का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। याद रखना बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा का फॉर्मेशन भी ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ही होगा। यानी जब साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है, जब मिडिल लेमेला बन रही होती है, उस दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल बीच में अरेंज हो जाती है। ये ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल को क्या नाम दिया गया? डेस्मोड। सेल वॉल, अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या बन रही है? मिडिल लेमेला। क्या बन रही है? मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला बन रही थी, बीच में पाइप की तरह ट्यूब्यूल आ गई। कौन सी ट्यूब्यूल आ गई? डेस्मो ट्यूब्यूल। तो बीच में पाइप आ गया है, तो इस पाइप के थ्रू इधर का साइटोप्लाज्म इधर आएगा, इधर का साइटोप्लाज्म इधर चला जाएगा। इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या कहा गया? प्लाज्मोडेस्मेटा। किस ट्यूब्यूल की हेल्प से बना? डेस्मोट्यूब्यूल। कब बना? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। याद रहेगा बेटा, क्लियर है सभी को? तो यहां पर ये प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में जो 2-3 बातें बताई, याद रखना। टर्म किसने दी? स्ट्रासबर्गर ने। होता क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, और किस ट्यूब्यूल की हेल्प से बना है? डेस्मोट्यूब्यूल। और कब बनता है? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। याद रहेगा। अब इसमें लास्ट पॉइंट देखो, पेज नंबर 169 पर आए। पेज नंबर 169, सुबेरिन के ऊपर लिखा है बेटा क्यूटिन, CUTIN, क्यूटिन। पेज नंबर 169 पर सेल वॉल के 4 फंक्शन दिए हैं। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, ये चारों फंक्शन एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, देखो अंडरलाइन हो रही है, समझना। मीनिंग सिंपल है। सेल वॉल गिव शेप टू द सेल। बाहर वाली लेयर है, हार्ड लेयर है, तो सेल को शेप प्रोवाइड करेगी। सेकंड, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। रिजिड होने की वजह से, रिजिड यानी हार्ड होने की वजह से सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। अगर 2 प्लांट आपस में टकरा भी जाएंगे, सेल को मैकेनिकल डैमेज नहीं होगा, क्योंकि बाहर की तरफ कौन सी लेयर है? सेल वॉल होती है। और इन्फेक्शन से भी बचाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नॉन लिविंग लेयर है। कैसी लेयर है? नॉन लिविंग। इन्फेक्शन से भी बचाती है। थर्ड है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। देखो क्या बन गया? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू सेल टू सेल इंटरेक्शन कर रही है, और याद रखना परमिएबल भी होती है। कैसी होती है? परमिएबल। सॉल्वेंट भी जाएगा, सॉल्यूट भी जाएगा। लेकिन याद रखें, ऐसा मॉलिक्यूल जो सेल वॉल में पोर साइज से बड़ी साइज का होगा, यानी मैक्रोमोलिक्यूल, क्या वो सेल में एंटर कर पाएगा? नहीं। अगला पॉइंट यही लिखा है, इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। यानी जो बड़ी साइज के मैक्रोमोलिक्यूल है, जो सेल के लिए डिजायरेबल नहीं होते, उनके लिए बैरियर की तरह काम करती है, उनकी एंट्री को रोकती है। क्योंकि सेल बेटा साइज में बहुत छोटी होती है, माइक्रोमीटर साइज की होती है। अगर सेल वॉल की पोर साइज से कोई बड़ा पार्टिकल है,
अगर वो एंटर कर रहा है तो बोलो एंटर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। 4 साइज से बड़ी साइज है, तो याद रखना ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल के लिए बैरियर की तरह काम करती है सेल वॉल। बोलो चारों फंक्शन क्लियर है? नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। बिगनर बॉक्स फर्स्ट में 4th नंबर और 5th नंबर सोल्व कर लो जल्दी। 4 में 3rd हो जाएगा, अभी पूछ ही लिया था आपसे मैंने। क्लोजेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्शरी वॉल होती है। माइक्रोबॉडी के ब्रैकेट में लिखा है बेटा स्फेरोजोम, SPHAEROSOME, स्फेरोजोम। 5 में 4 होगा, सेलुलोज मिलेगा, गैलेक्टेंस मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और मेनन्स मिलेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 ABCF। हाँ 4 ही तो बोला था आपने, तो क्या बोला था? 2 बोल दिया था, ABCD। अच्छा ABCF होगा, 4 होगा। बेटा प्लाज्मोडेस्मेटा में मैंने बताया था टर्म वॉज गिवन बाय स्ट्रॉसबर्गर। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, और ये जो कनेक्शन बनता है डेस्मोटिब्यूल की हेल्प से बनता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ये 3 पॉइंट मैंने प्लाज्मोडेस्मेटा में एक्सप्लेन किए हैं। डिक्टियोजोम सही है बेटा, डिक्टियोजोम लिखा है। आकिल ने पूछा है ये प्लाज्मोडेस्मेटा का पॉइंट, रिपीट कर दो। ऑनलाइन अटेंड करते हो आकिल? क्लास आया करो। क्यों नहीं आते क्लास? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेल वॉल को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। बेटा ये दे देना।
सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। कोई बच्चा बैठा तो नहीं है? बैठेंगे। गुड आफ्टरनून क्लास।